हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल में। यहाँ पे हम जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 26 या हिंदी में कह लीजिए 26। ठीक है, पिछले 3-4 लेक्चरों से हम जो है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग एसी वेसी के बारे में पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। एसी की जरूरत घर पे भी पड़ रही है, मगर ध्यान रखना ये हमारा घर पे यूज होने वाला एसी नहीं है। यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो है हम जो है अल्टरनेटिंग करंट में एक नए फिनोमिना के बारे में बात करने वाले हैं। ये है रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैं सिंपल जो है मैंने एक जो है आर एल और जो है मैंने ये जो है एक RLC सर्किट जो है मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, और ये कुछ आपका RLC सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे जो है ये हो गया है आपका सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया है आपका R, ये हो गया है L, ये हो गया है C, और आपकी जो है यहाँ से जो है करंट जाएगी जिसे आपने कह दिया है I। ठीक है, IS लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, इसके अक्रॉस जो है जो आपका वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा VR, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो हो जाएगा VL, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो हो जाएगा VC। चूंकि करंट जा रही है ऐसे, तो आप जो है इसकी पोलैरिटियों को इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में जो है पिछले से पिछली क्लास में जो है हमने इसका एक अच्छा सा फेजर डायग्राम बनाया था, और वो जो है दोबारा से जो है हम समझने के लिए आप लोगों के लिए जो है उस फेजर डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। फिर हम जो है रेजोनेंस के कंसेप्ट की तरफ घुसेंगे और हमें समझ में आएगा रेजोनेंस होता क्या है। केवल जो है XL इज इक्वल टू XC कह देना ही रेजोनेंस नहीं होता है, इसके अलावा और चीज भी रेजोनेंस होती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है अगर आपको जो है फेजर डायग्राम बनाना है तो आपको पहले रेफरेंस को चूज करना जरूरी है कि आप जो है किसे रेफरेंस लेंगे। ठीक है, रेफरेंस लेने से पहले जो जो जानकारियां आपको इस फिगर में दिख रही हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगर आप जो है इस सर्किट में क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, तो इस जानकारी को आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं VS जो वेक्टर समझो होगा, ये हो जाएगा VR प्लस VL प्लस VC। ठीक है, ये जानकारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपको यहां से आपने विद द हेल्प ऑफ ए किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने लिख दी है। ठीक है, कई लड़कों को कंफ्यूजन रहता है कि आपका क्या जो KVL KCL वो इस तरीके के सर्किट में लगता है। हाँ, इस तरीके के सर्किट में भी लगता है, मगर यहाँ पे जो है आपका मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दो टर्म्स AC में आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो लगता है वो वेक्टर की टर्म्स में लगता है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है एक हमको रेफरेंस मानना पड़ेगा। वो रेफरेंस मैंने मान दिया है, वो रेफरेंस है आपका, ये मान दी है, ये करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब जो है ये I इस सर्किट में फ्लो हो रही है। इस I के साथ देखिए, फेजर को अच्छे तरीके से समझिए। फेजर को जो है, फेजर आपका आगे बहुत परेशान करने वाला है, तो फेजर को यहाँ पे दोबारा से ध्यान दीजिए। ठीक है, दोबारा से जो है आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको फेजर अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखिए, आपने इस करंट को रेफरेंस लिया। ठीक है, अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस VR के केस में, ये अगर I है तो इस ही डायरेक्शन में जो है आपका क्या होगा, I इंटू R होगा। ठीक है, I इंटू R होगा, यही आपका क्या हो गया, यही आपका VR हो गया है। ठीक है, चलिए, इसको अगर आप ऐसे समझें, इससे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको पता है आपके रजिस्टर में करंट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है सेम फेज में होता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं अगर I इस फेज में है तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा VR भी इस ही फेज में होगा। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, इस L को देखते हैं। अगर जो है आपके इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगी IL वो इससे 90 डिग्री जो है लैग करेगी, ऐसा आपको इस L के बारे में पता है। ठीक है, अब इंडक्टर के अक्रॉस ये I वाली करंट ही जा रही है, तो आपको ये करंट क्या करवानी है, लैग करवानी है। ये करंट लैग करवानी है तो आपको वोल्टेज ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा, तो आपका जो है VL जो है ये ऊपर की तरफ फेजर की टर्म्स में हो गया है। ठीक है, चलिए, अब अगर थोड़ा सा देखें कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें, ये जो है यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे आपका डायग्राम आएगा, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अगर आपका करंट अक्रॉस कैपेसिटर है तो आपको पता है आपका
आइडियल कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से। और कितना डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो ये आपका VC अगर हो गया तो ये आपका 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। चूंकि इस केस में I, IL, IC तीनों I है, मतलब एक है। तो अगर आप इसके रेफरेंस में इसका बनाएं, ये अगर आपकी करंट है तो आपका VC कहां बनेगा, आपका VC जो है यहां कहीं बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के बाद जो है आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें तो आप क्या कह सकते हैं, इसको जो है आप थोड़ा कैलकुलेशन की दृष्टि से जो है इस तरीके से लिख दीजिए। ये हो गया है आपका I इंटू R, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका J की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है J XL इंटू I, ठीक है, माइनस J XC इंटू I, ये जो है आपका यहां पर हो गया है, ठीक है। ये आपने जो है इसको कैसे, ये आपने जो है Z इज इक्वल टू इसका हो गया है R, इसका हो गया है XL, इसका हो गया है XC, तो R प्लस J XL माइनस XC जो है इस तरीके से जो है आपने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब जो है चूंकि ये रियल पार्ट वाला जो है आपने ये कॉमन ले लिया I इंटू R, और यहाँ पे आपने J इंटू I कॉमन ले लिया और यहाँ से आपने कर दिया है XL माइनस XC, ठीक है। अब जब आपने XL माइनस XC कर दिया है तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहां आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको कोई वैल्यू अगर इसकी दी होती तो आप देख लेते, नेट रिजल्टेंट आता। ये जो है मगर आप मैथमेटिकली बता सकते हैं, अगर आपका XL ग्रेटर देन XC, XL की वैल्यू XC से ज्यादा है, अगर आपका XL की वैल्यू XC से ज्यादा है तो ये आपका प्लस J ही रहने वाला है। मतलब आपका जो फेजर जो है नेट रिजल्टेंट जो इन दोनों का जो आने वाला है वो ऊपर की तरफ आने वाला है, ऊपर की तरफ आने वाला है। मतलब इस करंट की रिस्पेक्ट में आपका जो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा आप ऊपर की तरफ उसे रखोगे, ठीक है। आप ऊपर की तरफ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है उस समय पे कैसा हो जाएगा, लैगिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये चीज आपने मैथमेटिकली आप इसको यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें ही अगर दूसरा केस देखें, आपका XC ग्रेटर देन आपका XL हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा। तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा इस केस में, लीडिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है। लीडिंग नेचर का बोल सकते हैं या कैपेसिटिव नेचर का बोल सकते हैं, ठीक है। लीडिंग बोल दो आप, जो है कैपेसिटिव बोल दीजिए। यहां पे आपने लैगिंग बोला, लैगिंग के साथ आप उसे क्या कह सकते हैं, इंडक्टिव नेचर का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है इसका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब जो है नेट रिजल्टेंट निकालते समय इस तरीके से कुछ चीजें आपके सामने आ सकती है, आप सर्किट के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका ये केस होगा XL ग्रेटर देन XC होगा तो उस केस में जो है आपका कुछ V कहीं यहां कहीं आएगा, वो V हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा फाई। करंट आपकी लैग कर रही है, लैगिंग हो गया है, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ केस होगा तो उस केस के लिए जो है आप इसे मिटा देंगे, क्योंकि सर के पास यहाँ पे बोर्ड है और डस्टर है, ठीक है। तो सर ने तो तुरंत मिटा दिया है, आपको कॉपी में दोबारा से नया फिगर बनाना है, इस केस के लिए बनाना है। इस केस के लिए जो है ये आपका I है और ये आपका कहीं यहाँ पे V आएगा, ये VS वाला V आएगा और ये एंगल हो जाएगा फाई, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट लीड कर रही है, लीडिंग हो गया है, कैपेसिटिव नेचर का आपका हो गया है, ठीक है। तो सर के पास तो एडवांटेज था, यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया। आप जो है कॉपी पेन में अच्छे तरीके से बनाइए और नोट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाइए, और हैरान परेशान होने की कोई बात नहीं है। 2 महीना हो गया है, अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल ही चल रही है, अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल ही चलेगी कुछ टाइम तक, क्योंकि आपका बेसिक्स पहले बिल्डअप करना है, ठीक है। जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है। चलो ये आपको हल्का सा ये फेजर वेजर हल्का सा ये चीज आ गया है, इसको मिटा रहा हूं मैं फटाफट। आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप आलसी हैं। चलो ठीक है, तो आज जो है हम
सीरीज रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है सीरीज में आपके आर, एल और सी तीन कंपोनेंट अगर जुड़े हुए हैं। सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है अगर आपका किसी सर्किट में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाता है। एक्स एल मतलब आपका होता है, इसे क्या बोलते हैं आलसी बच्चों, फटाफट बताओ, इसे बोलते हैं आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्सी को क्या बोलते हैं आलसी बच्चे, फटाफट बताओ, नोट्स को टटोलो, नहीं ध्यान आया, चलिए कोई बात नहीं, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। चलिए यहां तक थोड़ा सा आपको पता चला। तो आप रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है तो आपका रेजोनेंस आता है, ठीक है। अब ये XL और XC क्या है, ठीक है। XL और XC से तो आपने कमेंट कर दिया ये रेजोनेंस हो जाता है। चलिए थोड़ा सा जो है इसके बारे में जो है और बात करते हैं, ठीक है। आपका इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है किस फील्ड में, आपका L जो है एनर्जी स्टोर करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में, और आपका कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है ये भी समझना पड़ेगा ये होता क्या है। आप जिस चीज को रेजोनेंस 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 चिल्ला रहे हो वो चीज होती क्या है, ठीक है। अब आप देखिए आपका कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, ये सर्किट में नेट पावर कंजम्पशन कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं आपका रिएक्टिव पावर के बारे में बात करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया है इंडक्टर आपका क्या करता है, इंडक्टर आपका रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, ठीक है। तो यहां से आप ये भी इसके लिए लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे होगी, कैपेसिटर टू इंडक्टर, ठीक है। जब आपका रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, जब ये आपके इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कौन सी एनर्जी, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। कई इसको मैग्नेटिक कहते हैं, कई इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, तो आपकी जो इच्छा है वो लिख लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी C/L जो होगी इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी L/C। अगर ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वो कंडीशन जो है आपकी कॉल कहलाती है, कॉल्ड, इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप जो है रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको हल्का सा पता चला, जब यहां से जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जब एनर्जी स्टोर करेंगे, ये एनर्जी जो है जब डिलीवर करना शुरू करेंगे, जिस पॉइंट पे एनर्जी इक्वल हो जाएगी वो जो है आपकी रेजोनेंस कहलाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे जो है इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये रेजोनेंस पर्टिकुलर किसी टाइम पे आएगा, ये टाइम आपको जानना जरूरी है। इस रेजोनेंस के लिए पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को जो हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसे हम कहां से समझते हैं, उसे हम यहां से समझते हैं, ठीक है। तो आप जो है रेजोनेंस के बारे में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आपने ये लिख दी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है आपका, उसे रेजोनेंस कहते हैं। ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर। जब ये इक्वल हो जाती है वो कंडीशन आपकी रेजोनेंस की कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सएल की, तो एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल, ठीक है। और यहां से अगर हम बात करें एक्सी की, वो होता है आपका ओमेगा सी, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आपने कहा, तो यहां से जो है आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या आप जो है यहां से ओमेगा की जो वैल्यू लिख सकते 1/L/C, ठीक है।
सी, ठीक है। तो यहां से जो है आप ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू हो गई है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये फ्रीक्वेंसी आई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर सर्किट में आपने ये फ्रीक्वेंसी रख दी है तो उस केस में जो है आपका एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपने वो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर निकाल दी है, वो रेट ऑफ ट्रांसफर वाला जो आया था हमारा, कब आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कब इक्वल होगा, वो आपको फ्रीक्वेंसी ये पता चल गई है, ठीक है। अब जो है चलिए सर्किट में जो है इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और इसकी जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां से हमारे लिए बढ़िया बढ़िया चीजें निकल के आएंगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपका जेड जो हो जाएगा, आपको ये तो पता है जेड आपका क्या होता है, इंपीडेंस, ठीक है। आपका इंपीडेंस होता है आर प्लस जे एक्स, जहां पे आर हो गया है आपका रेजिस्टेंस, एक्स हो गया है आपका रिएक्टेंस, ठीक है। अगर आप देखें इस केस में XL इज इक्वल टू हो गया है XC, यहां से जो है आप इसकी वैल्यू आगे पुट करते जाइए जे XL माइनस XC, ठीक है। अब आपका Z हो गया है XL इज इक्वल टू XC, तो आपका Z की जो वैल्यू यहां से आई है वो हो गई है R केवल, ठीक है। तो आपका रेजोनेंस के केस में सर्किट जो है आपका क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है, ठीक है। ये आपको बात पता चली यहां से, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी स्टार बना के रख लीजिए। इन केस ऑफ द रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट बिकेम रेजिस्टिव, आपका सर्किट जो है रेजिस्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां से ये चीज आपको पता चल गई है, ठीक है। चलिए अभी जो है थोड़ा सा जो है आप इसके बारे में और थोड़ा बातें करते हैं। अब जो है इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अगर जो है आप आई की टर्म्स में किसी को रेफरेंस मान के अगर आप करते हैं तो आपने जो है सिमिलरली जैसे हमने फेजर डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में लेक्चर के, वही फेजर डायग्राम जो है हम दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं यहां से वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस VC सब वेक्टर की फॉर्म में आपने यहां से लिख दिया है, ठीक है। वही आप करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, I को रेफरेंस मानेंगे, यहीं पे जो है आपका क्या आ जाएगा, VR आपका यहां आ जाएगा, I से ऊपर की तरफ, I से लीड करता हुआ आपका जो है V क्या हो जाएगा, ये आपका जो है VL हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका VC हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जरा यहाँ पे अब VL और VC की वैल्यू को जरा हम मैथमेटिकली निकालें यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो VL जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I, ठीक है, इनटू, ठीक है, XL इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और ये किस टर्म्स में आएगा, ये आपका आएगा J की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप बात करें VC की तो हो जाएगा आपका माइनस JI इंटू XC, ठीक है। ये आपका हो गया है VC, ठीक है। और आपका सर्किट में कहा था जब जो है आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो अगर आप इसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों को अगर आप सम करेंगे, इनका वेक्टर सम अगर आप करेंगे दोनों का, तो VL प्लस VC आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया आपने, I कॉमन ले लिया है तो आपका हो गया है JXL माइनस JXC, ठीक है। XL इज इक्वल टू XC मतलब इन दोनों का नेट सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट भी आपका यहीं पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में जो है आपका सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, अगर आप उसका रिजल्टेंट सम निकालोगे तो वो VR ही आएगा, ठीक है। मतलब वो आपको यहां से भी दिख रहा है, आपका VREVS है, तो आप सर्किट से दिख रहा है अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट दोनों क्या हैं, दोनों फेज में हैं, सेम फेज में है, सेम फेज में है मतलब आपका इस I और इस VS के बीच का जो फाई है, फेज एंगल है, वो कितना है, वो आपका 0 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री ये है तो इस सर्किट का अगर आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो cos फाई हो जाएगा, cos 0 बोले तो 1, ठीक है। तो आपका किसके केस में, आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में सर्किट जो है
प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है और उसका पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, क्या लिख दीजिए इस पॉइंट को स्टार बना के, सीरीज रेजोनेंस में सर्किट क्या होता है आपका, सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है और जो है पावर फैक्टर जो है उसका यूनिटी हो जाता है। ये अगर बात करें फेज एंगल की, फेज एंगल जो है आपका 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है समझ में आपके आया होगा। ठीक है, चलिए और चीज़ों के बारे में अब जो है डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो आप जो है आई की वैल्यू क्या होगी इस सर्किट में, इस आई की वैल्यू होगी Vs अपॉन जेड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि इस केस में क्या है, जेड क्या है, जेड की जगह पे केवल और केवल आर है। मतलब अगर आप कहें सीरीज रेजोनेंस में तो ये टर्म्स तो आपकी कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, ये टर्म आपकी 0 हो गई है, जेड इज इक्वल टू केवल आर है। मतलब ये क्या है, ये जेड की कौन सी वैल्यू आई है, ये मिनिमम आई है। ठीक है, तो आपका सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम कब होता है, हमारे सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में होता है। ठीक है, अब आप यहां देखिए इस जेड की वैल्यू मिनिमम है, ये जेड की वैल्यू मिनिमम है तो आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी जो है आप स्टार बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, जेड क्या हो जाता है आपका इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और आई जो है आपका मैक्सिमम हो जाता है। जेड मिनिमम हो जाता है, साथ में कैसा होता है, साथ में ये केवल आपका प्योरली रजिस्टिव होता है और आई आपकी मैक्सिमम हो जाती है। उस आई की वैल्यू V अपॉन जेड भी आप कह सकते हैं या VS अपॉन आर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीरीज रेजोनेंस के मामले में हल्का हल्का सा जो है ये आपका चीजें जो है लिखी है। इन सारी प्रॉपर्टीज को जो है एक सिरे से लिखते हैं तो फिर आपको जो है वो प्रॉपर्टियां अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। सबसे पहला पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी एट, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाता है उसे आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये मैं केवल आपके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स जो हैं अच्छी तरीके से बने। ठीक है, XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो उसे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/2π√L/C। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, एट सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, क्या आपका सीरीज रेजोनेंस में होता है, सर्किट कैसा होता है आपका, सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव एंड वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, इंपीडेंस आपका क्या हो गया है, जेड हो गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर होती है। तो ये क्या हो जाती है, इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ करंट, इस सर्किट में जो है करंट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, आई हो जाती है आपकी V अपॉन जेड, या इसे आप लिख सकते हो इस केस में V अपॉन आर। तो आपकी करंट की वैल्यू जो है क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है इन केस ऑफ द सीरीज रेजोनेंस। और अगला तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ रेजोनेंस, आपके रेजोनेंस में करंट और वोल्टेज आपके सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस VS एंड I आर इन दी सेम फेज। ठीक है, तो अगर आप कहें आपका जो है सेम फेज में होता है
तो आपका पावर फैक्टर हो गया है cos 0, तो cos 0 हो गया है यूनिटी, ठीक है। तो रेजोनेंस के केस में जो है आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट हमने फेजर में भी यहाँ पे देखा था, आपने ये देखा था, ये अगर आपका VR है तो आपका जो है ये VL होता है और ये VC होता है। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज इक्वल टू VC जो है आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में आता था। क्या आता था? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है आपका? इक्वल होता है। बट क्या है, ये एक दूसरे से 180 डिग्री फेज के अपोजिट है, ठीक है। तो इन केस ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस VL इज इक्वल टू VC बट आउट ऑफ फेज कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप जो है इसे फेजर की फॉर्म में लिखें, VR को रेफरेंस मानते हुए, तो आप लिख सकते हैं VL कहाँ जा रहे हैं आप? I से 90 डिग्री जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? 90 डिग्री एट एन एंगल क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो VL एट एन एंगल 90। अगर बात करें VC की तो VC एट एन एंगल -90, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है फेज कितना एंगल कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच जो है फेज एंगल आ रहा है आपका 180। हमने इसे यहाँ पे बनाया है, तो VL और VC अपोजिट फेज के होते हैं, 180 डिग्री का उसमें फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। VL इज इक्वल टू VC बट क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री। अगर आप इसे फेजर की फॉर्म में लिखें तो ये हो गया है VL, आप गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, VR को आपने रेफरेंस माना है, ठीक है। तो ऐसे रेफरेंस माना है, अगर आपका VR एट एन एंगल 0 है तो आप लिख सकते हो VL को VL एट एन एंगल 90 और VC को एट एन एंगल -90, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस केवल आपके जो है इन 4 पॉइंट्स को देखकर ही बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है थोड़ा सा जो है हम सर्किट में देखते हैं और आपको जो है अब थोड़ा सा बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैंने कहा ओमेगा नॉट जो है आपकी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी है कोई, ठीक है। तो अगर जो है अगर आपकी कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एल है, तो आपका सर्किट क्या हो गया है? सर्किट आपका जो है इस केस में प्योरली रेजिस्टिव हो गया है, ठीक है। चलिए अगला केस इसका देखते हैं। अगर जो ये ओमेगा है इसकी वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा समझिए, XL की वैल्यू मतलब ज़्यादा है, ये तभी तो आपका हो सकता है, ठीक है। XL हो गया है आपका क्या? ओमेगा L इज ग्रेटर देन ओमेगा C, ठीक है, ओमेगा C, इसको आप यहाँ से समझिए, XL हो गया है आपका ओमेगा L, XC हो गया है आपका ओमेगा C। अगर ये ज़्यादा है, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है मतलब आपकी XL की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा? अगर ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ज़्यादा है तो तो अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, ओमेगा नॉट बोले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो आपका सर्किट क्या हो गया है? सर्किट जो है आपका इस केस में इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो उस केस में जो है आपका ये कब अचीव होगा? ये आपका अचीव होगा जब आपकी जो है XC की वैल्यू ज़्यादा है XL के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका सर्किट क्या हो जाएगा? सर्किट आपका कैपेसिटिव नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटिव नेचर का हो जाएगा, ये इंडक्टिव नेचर का हो जाएगा। इसके साथ साथ अब क्या इंडक्टिव हो गया है तो आपकी करंट क्या करेगी? I आपकी लैग करेगी, इस केस में I आपकी लीड करेगी, ठीक है। तो ये अब आपको हल्का हल्का सा आपको आइडिया आ चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका जो है सीरीज रेजोनेंस है उसके क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसका जो है इसमें जो है आपको वोल्टेज मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर आप इस केस में देखें, आपका जो है मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है एक बार दोबारा से जो है
ये सर्किट आपका ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये आपका जो है यहाँ से अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपका Vs है, ये Vr है, ये Vl है और ये Vc है, ठीक है। तो होता क्या है आपका, अगर आप असल में देखें तो आप Vs की जो वैल्यू निकालें वो Vs की वैल्यू आपकी Vr आएगी, मगर अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इस Vs का मैग्नीट्यूड किसी किसी केस में लेस देन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Vl और मैग्नीट्यूड ऑफ Vc, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपका सोर्स वोल्टेज की वैल्यू द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से कम होती है, उस केस को क्या बोलते हैं, उसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका ऑसिलेटर में इसका यूज किया जाता है आपके रेजोनेंस का। आप देखेंगे वहां पे आरसी, फेसिस, ऑसिलेटर, हार्टले, कॉलपिट, वहां पे सब जगह जो है इसका यूज किया जाएगा। टनलिंग सर्किट में जो आपका जो होता है, टनलिंग सर्किट का मेनली मतलब होता है आपको XL को आपको XC के इक्वल करना है। इसके अलावा जो है आपके सीरीज रेजोनेंस का जो यूज होता है वो आपके इंडक्शन हीटिंग में किया जाता है। जो आपके घरों में जो इंडक्शन कुकर होते हैं वो जो है आपके सीरीज रेजोनेंस के कंसेप्ट पे वो आपके बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई है आपकी इसकी सीरीज रेजोनेंस की आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखेंगे। इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा अलग डोमेन में जाएंगे। हो सकता है बिल्कुल एक हल्की सी नई जानकारी की तरफ जो है मैं आपको डाइवर्ट करूं तो उसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखिए, आपने अभी तक पढ़ी थी ओमेगा की टर्म, ठीक है। ओमेगा जिसे आप बोलते थे फ्रीक्वेंसी, इस डोमेन में जब आप गए तो आपका जो है XL हो गया है आपका J ओमेगा L और XC हो गया था आपका J और यहां पे हो गया था आपका ओमेगा C, ठीक है। तो ये अब ओमेगा वाली टर्म्स को मैं जो है थोड़ा सा और इसके एडवांस वर्जन की तरफ जा रहा हूं, मैं S वाली टर्म्स आपके लिए ला रहा हूं, ठीक है। ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स होती है, मगर ये आपकी सिग्मा प्लस J ओमेगा की क्या होती है, सम होती है, जहां पे ओमेगा हो गया है फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन, सिग्मा हो गया है आपका डैम्प्ड फंक्शन, ठीक है। ये S जो है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम ओमेगा से जा सकते थे या एस से जा सकते थे। इसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आप यूज करते हैं और ये अब आपके लिए नई टर्म यूज होने वाली है। इसका जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके बेस पे जो हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये सीरीज रेजोनेंस में आपने बनाया, ये R हो गया, ये L हो गया, ये हो गया है C और यहां से जो है अब जो है चूंकि हम एस डोमेन में हैं तो सारा का सारा जो है आप क्या करेंगे, ये Vs हो गया है, ये Is हो गया है। मैं आपको ये एस डोमेन में क्यों ले गया इसके बारे में भी अब जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा, ठीक है। ये आपका R हो गया है, ठीक है। अब ओमेगा L होता तो ये हो गया है आपका SL, ठीक है। और अगर बात करें इसकी तो ये हो गया है आपका 1/CS, ठीक है। चलिए, ये आप एस डोमेन में गए, एस डोमेन में डायरेक्ट आपको अब जो है सिग्मा J लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है क्या निकालना है आपको, जो है IS/VS निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ही कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है जहां पे इसे ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, मगर अभी आपको ट्रांसफर फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप इसे कह सकते हो ये आपका क्या है, ऊपर वाला आपका रिस्पॉन्स है और नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला आपका एक्साइटेशन है, ठीक है। तो आपको एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन ये है यहां पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए जो है अगर आप जो है इसकी इक्वेशन अब आप लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं Vs इज इक्वल टू IS इंटू R प्लस IS इंटू SL और यहां से आप लिख दिया IS इंटू 1/CS, ठीक है। अब जो है आप क्या कर लीजिए, यहां से आप जो है IS कॉमन ले लीजिए, Vs इज इक्वल टू IS आपने कॉमन ले लिया तो हो गया है आपका R प्लस SL और ये हो गया है आपका 1/CS, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको IS/VS निकालना है, तो इसको इधर डाइवर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका IS/VS जो है आपका ये हो गया है 1/R प्लस SL प्लस 1/CS, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है इसका
मल्टीप्लाई करिए, कुछ इस तरीके से जो है तिकड़म भिड़ाइए। तो ये हो गया आपका CS जो है आपका चला गया है ऊपर, ये हो गया है आपका RCS, ये हो गया आपका S²LC और ये हो गया है आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इसको कर दिया है। ठीक है, चूंकि अब आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे जो है जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ उसके लिए मेरे लिए जो है मेरी ये इक्वेशन बहुत काम आने वाली है। इक्वेशन जो है आपकी आ गई है, इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत कलाकारी अगर मैंने करी तो S² प्लस मैंने क्या किया, इसको LC से डिवाइड कर दिया है, SRC LC प्लस 1/LC। ठीक है, तो S² प्लस C को C ने खा दिया, RL/S प्लस 1/LC। ठीक है, ये आपकी जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आती थी, ये कई जगह डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम इसे सेकेंड ऑर्डर का अगर हमारा कोई सिस्टम हो तो उसकी इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, वो होती है हमारी S² 2ζ⍵ns प्लस ω_n²। ठीक है, ये मेरी सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। 2ζ⍵n को जो है मैं कहता हूं बैंड विड्थ। ठीक है, और ω_n हो गई है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां से आप कंपैरिजन करें इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन का, तो आप लिख सकते हैं ω_n² = 1/LC। तो आपकी ω_n की वैल्यू हो गई है 1/√LC, या इसे आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ जो है जो आपकी हो गई है, ये बैंडविड्थ हो गई है 2ζ⍵n, और इस केस में कंपैरिजन करें तो वो हो गई है आपकी R/L। ठीक है, आपकी बैंडविड्थ हो गई है, या इसे आप जो है Δω भी लिख सकते हैं। Δω हो गई आपकी 2ζ⍵n, या आप इसे कह सकते हैं RL। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोलते हैं Q, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, आपका क्वालिटी फैक्टर होता है ω_n/Δω। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है ω_n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और Δω की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको जो है क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ω_n की वैल्यू है 1/√LC, और जो है आपकी Δω की वैल्यू आई है R/L। तो R आ गया है ऊपर, L आ गया है नीचे। तो जो है जब आप इसे जो है और जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/R√L/C। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है बैंडविड्थ पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, और आपका जो है क्वालिटी फैक्टर के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो है मैंने उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाली, उसे जो है मैंने सेकंड ऑर्डर की कंट्रोल सिस्टम की जो इक्वेशन है उससे कंपैरिजन किया। अगर आपको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप जो है कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ी है, जनरली डिप्लोमा में ये नहीं पढ़ाई जाती है, मगर अगर आप जो है बीटेक वाले स्टूडेंट है तो आपको ये देख के ही ध्यान आ जाएगा, ऐसी इक्वेशन जो है आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ी है। ठीक है, तो यहां से जो है आप जो है इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने सारी चीजें देख ली हैं, क्या बैंडविड्थ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या क्या उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए जो है अब हम जो है थोड़ा सा बात करने वाले हैं बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, ये बैंडविड्थ क्या होती है, मैं जो है यहाँ पे जो है उसका क्या करूंगा, इसका जो है फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में जो है मैं इसका जो है करंट का जो है आपका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये अभी इससे पहले जो है एक नई टर्म जो है हमारे सामने आई जिसे हम कह रहे थे बैंड विड्थ। ठीक है, जो इस सर्किट में हमारी क्या आई है, जिस सर्किट में हमारी R/L आई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर जो है मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो है अगर मैं करंट का जो है ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपके सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। ठीक है, ये आपकी ओमेगा है, ये आपकी करंट है। ठीक है, तो आपको पता है करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है
और फिर कम होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर बात करें, ये अगर करंट है तो यहाँ पे जो है आपकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है आई मैक्स, ठीक है। ये आपका कहाँ पे होता है, ये आपका होता है ओमेगा एन पे या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कुछ 2 पॉइंट जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट जो है हमारे ये आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे जो है आपकी करंट की वैल्यू 0.707 जो है IM होती है। इन 2 पॉइंट के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आती है, ये फ्रीक्वेंसी ही आपकी क्या कहलाती है, ये फ्रीक्वेंसी ही मेरी बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वो 2 रेंज जहां पे जो है करंट की वैल्यू 0.707 और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं IM/√2 आती है, उन दोनों फ्रीक्वेंसी की रेंज को जो है आप क्या कहते हो, बैंडविड्थ कहते हो, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इधर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन्हें आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू 0.707 ऑफ IM मैक्सिमम करंट की होती है, ठीक है। तो अगर आप जो है ओमेगा एल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें तो आप उसे लिख सकते हैं ओमेगा एन, ठीक है, साथ में -1/2 डेल्टा ओमेगा या बोले तो बैंडविड्थ, ठीक है। ऐसे ही आपको हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी है तो वो हो गई है ओमेगा एच प्लस 1/2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट का पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो है आपको इसकी C2 की सीरीज में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है आप जो है सीरीज रेजोनेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको C2 की सीरीज जब पढ़ाई जाएगी वहां पे जो है इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को जो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आने वाले अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम जो है पैरेलल रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल रेजोनेंस के बारे में बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, पैरेलल रेजोनेंस RLC वाला होता है या कैसा होता है, उसके बारे में जो हम कल के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो अगले लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सर आपको हम ये नापसंद इसलिए आ रहा है। तो आप जो है अपना ऑनेस्टली फीडबैक दीजिए, उससे जो है हमें इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा और हम अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। जब हम आपको इंप्रूव कर पाएंगे तब हम आप लोगों को जो है अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे जो है हमें मोटिवेशन आता है। और अभी जो है आपको अच्छी खुशखबरी हमारे साथ ये है कि हमारे साथ जो है एक और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी जो है तनुज सर ऐड हो गए हैं। धीरे धीरे जो है मेरा वादा आपसे है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज जो है हमारे साथ जो हमारा फ्री एजुकेशन का प्रोग्राम है इसमें जो है मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। और हमारा बिल्कुल अलग कंसेप्ट रहेगा। हम जो है उन फैकल्टियों को अपने यहाँ पे इनवाइटेड करेंगे जो फैकल्टी इस समय पे कहीं ना कहीं जो है जॉब कर रही है, जिन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं किसी भी एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज का कितना % रोल है, ठीक है। तो ये सब कैसे हो पाएगा, ये सब ऐसे हो पाएगा जब आप लोग जो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को हमारे लिंक शेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो हम ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी जो है हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग जुड़ते हैं तो हमको मोटिवेशन आता है, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, तो हमें जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में ये होता है, ठीक है। तो अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।